हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फंक्शन टॉपिक। तो देखिए फंक्शन में क्या होता है। वैसे तो फंक्शन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, लाइक सी प्लस प्लस जावा। बट मैं यहाँ पर आपको जावा के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो जावा में हम फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उनकी कैटेगरी है, उसको लेकर देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो देखिए फंक्शन क्या है। जावा में फंक्शंस की दो कैटेगरी हैं। नंबर एक है जिसे हम कहते हैं वॉइड, और सेकंड कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। तो याद रखिएगा, जावा में फंक्शंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है वॉइड मेथड और एक होता है रिटर्न टाइप मेथड। वॉइड मेथड क्या होता है, देखिए जावा में जब भी कभी किसी फंक्शन को वॉइड से बनाना होता है तो सबसे पहले हम लगाते हैं वॉइड कीवर्ड। वॉइड कीवर्ड के जस्ट बाद यहाँ पर जो मैंने सम फॉलो किया हुआ है, याद रखिएगा ये सम जो है ये फंक्शन का नेम है, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन नेचर। फिर इसके आगे जो यहाँ पर दो खाली ब्रैकेट लगाई गई हैं जावा में, इसी को फंक्शन का साइन बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर कहीं भी दो खाली ब्रेसेस अगर लगी दिखती हैं हमें तो इसे हम फंक्शन बोलेंगे, और अगर ये दोनों ब्रैकेट्स खाली हैं तो ये बोला जाता है डिफॉल्ट मेथड। और यहीं पर अगर इस फंक्शन के अंदर यानी जिसकी पैरामीटर में अगर कोई डेटा टाइप अगर हमें लगा दिख रहा है तो ये कहलाता है पैरामीटराइज फंक्शन। मैं इन्हें वन बाई वन सभी को क्लियर करूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहला फंक्शन ले रहा हूं मैं। देखिए फंक्शन है पहला हमारा वाइड सम। इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का टाइप डिक्लेयर करेंगे लाइक वाइड, देन फंक्शन नेम लाइक सम। फंक्शन में होता क्या, देखिए नॉर्मली जैसे हम जो कैलकुलेशन वर्क करते हैं मेन मेथड की बॉडी में, अगर हम चाहें तो उसे एक ही बार एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर मैं किसी कैलकुलेशन को मेन मेथड के इनसाइड डिफाइन करूंगा तो मैं उस कैलकुलेशन को एक ही बार एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, यानी मुझे रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। जबकि फंक्शन के थ्रू हम एक ही वर्किंग को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, वाइड में एक सम नाम का फंक्शन बनाया। याद रखिएगा यहाँ पर जो फंक्शन की ओपनिंग ब्रेस है और ये हमारी क्लोजिंग ब्रेस है, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के इन बिटवीन जो भी लिखा जाता है ये कहलाता है हमारा फंक्शन बॉडी। इसे हम फंक्शन बॉडी कहते हैं। और फंक्शन बॉडी क्या करती है, जब भी कभी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये बॉडी अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी, यानी इसके इनसाइड जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। तो यहां पर इस फंक्शन में हमने क्या किया है, तो चूंकि फंक्शन हमारा डिफॉल्ट है तो सारी वैल्यूज हमारी बॉडी के इनसाइड रहेंगी। तो हम लिखेंगे लाइक इंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 0। क्योंकि मैं यहाँ दो नंबर का एडिशन कर रहा हूं तो मैंने दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन की हुई है और थर्ड वेरिएबल में 0 असाइन किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल था आंसर होल्डिंग वाला, हमने उसमें एक कैलकुलेशन को सॉल्व किया लाइक c इक्वल्स टू a प्लस b। और फिर जो भी रिजल्ट हमारा आया वो इस c नाम के वेरिएबल पास पहुंचेगा। इस c को शो करने के लिए हमने SOP का यूज करते हुए इसे प्रिंट कराया हुआ है। तो वाइड मेथड जो है ये अपने आंसर को डिस्प्ले कर सकता है, जबकि रिटर्न टाइप में ऐसा नहीं होता। रिटर्न टाइप का नेचर थोड़ा सा अलग है। तो देखिए ये क्या करता है, यहां पर हमें फंक्शन के नाम से पहले वाइड कीवर्ड ना लगाते हुए किसी भी एक डेटा टाइप को फॉलो करना होगा, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, कैर, जिस नेचर का फंक्शन रिटर्न वैल्यू दे रहा है। ये हमें ध्यान देना होगा कि हमारा रिटर्निंग वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि रिटर्न टाइप मेथड का मतलब है ये अपने साथ एक वैल्यू होल्ड करेगा ये फंक्शन। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि वाइड मेथड जो था वो हमारा SOP रिजल्ट को शो कर सकता था, बट रिटर्न टाइप मेथड में क्या करते हैं हम, एक जो हमारा आंसरिंग वेरिएबल होता है वो अपनी वैल्यू यहां पर रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करने के बाद वैल्यू जाकर रिसीव होती है फंक्शन को। यानी वाइड मेथड अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर सकता है, जबकि रिटर्न टाइप मेथड अपना रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करता है। ये क्या करता है, अपने रिजल्ट को अपने फंक्शन के थ्रू पास कर देता है ताकि उस रिजल्ट को हम आगे एक्सेस कर सकें। अब आगे देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको एक रफ डेमो बताया इसके बारे में, अब इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। देखिए पहला प्रोग्राम हमारे सामने वॉइड विद डिफॉल्ट, क्योंकि याद रखिएगा फंक्शन वॉइड में दो कैटेगरी होती हैं, जैसे मैंने भी बताया था, एक डिफॉल्ट और एक पैरामीटराइज। यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने क्लास डिफाइन की हुई है लाइक के, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्लास का नाम ऑप्शनल है, आप यहाँ पर जो नाम चाहें वो ले सकते हैं, बट याद रखिएगा क्लास का नाम शुड बी इन स्मॉल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस। फिर क्लास की ओपनिंग ब्रेस के बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है वॉइड में सम, जैसा मैंने अभी ये पीछे एग्जांपल में करके दिखाया था। सेम वही वर्किंग मैंने की है। यहाँ पर ए में एक वैल्यू पास करी है, बी में एक वैल्यू पास की है, सी में एक कैलकुलेशन होल्ड की है और फिर सी को शो कराया। बट इस फंक्शन का एडवांटेज तभी है, फायदा तभी है जब मैं इस फंक्शन को मेन मेथड में कॉल करूंगा। तो कॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेन मेथड डिफाइन करना होगा। मेन मेथड में आकर सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी फंक्शन की कॉलिंग के लिए जो मस्ट है वो है ऑब्जेक्ट।
बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी कोई फंक्शन कॉल नहीं हो सकता है जावा में। और जावा में किसी भी फंक्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा लाइक क्लास नेम, जैसे हमने क्लास का नाम रखा था यहाँ पर के, तो हम लिखेंगे के ओबी इक्वल्स टू न्यू के। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना होगा के ओबी इक्वल्स टू न्यू के, और फिर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अब ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ये किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए सफिशियंट है। फिर हमने यहाँ पर लिखा लाइक ओबी डॉट सम। याद रखिएगा ये कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट। यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि ये जो पार्ट है यहाँ पर हमने ओबी डॉट सम, ये कहलाता है फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। कॉलिंग पार्ट मीन्स यहां पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और फंक्शन जब कॉल किया जाता है, जब यहां पर हम ओबी डॉट सम लिखिए फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो हमारा पॉइंटर है वो पहुंचेगा फंक्शन की डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन पर पहुंचकर देखेगा इसकी बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, वहां पर वो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो शो कर देगा। तो इस तरह से हम फंक्शन वॉइड विद डिफॉल्ट जावा में एक्सेस करते हैं। इसी का सेकंड है वॉइड पैरामीटराइज। तो देखिए डिफॉल्ट और पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस है। जो पहले हमने वेरिएबल को बॉडी के इनसाइड डिक्लेयर किया था लाइक A2 और B और 3 को लेकर, वो हमने यहां पर क्या किया है, फंक्शन के पैरामीटर में असाइन किया हुआ है। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन के बाद उसके आर्ग्यूमेंट जो यहां पर दिए जाते हैं इसे हम पैरामीटर बोलते हैं, और इस पैरामीटर की वजह से ही इस फंक्शन को वॉइड पैरामीटराइज कहा जाता है। इन्हें हम पैरामीटर कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, और अदर लैंग्वेज में अगर हम बात करें डेफिनेशन वाइज तो ये फंक्शन के सिग्नेचर भी कहलाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर वॉइड जो है वो फंक्शन का नेचर है, सम जो है वो फंक्शन का नेम है, और जो इसके पैरामीटर हैं वो इसके सिग्नेचर बताते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फंक्शन हमारा पैरामीटराइज्ड है ए एंड बी, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ए और बी जो अपनी वैल्यूज हैं ये अपनी कॉलिंग टाइम में लेकर आएंगे। फिर हमने यहाँ पर आकर डायरेक्टली इसे कैलकुलेट किया और रिजल्ट को शो कराया। सिंपल सा मेथड है। मेन में आते हैं। मेन में आकर देखिए मैंने सेम स्टेटमेंट दिया है, बस केवल एक माइनर सा डिफरेंस है। लास्ट टाइम मैंने जब सम को कॉल किया था तो मैंने वहां पर डिफॉल्ट रखा था, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हमेशा उसके सिग्नेचर्स को चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर के पैरामीटर भेजे हैं तो इट मीन्स मुझे कॉलिंग टाइम में यहाँ पर 2 न्यूमेरिक वैल्यू भी पास करनी होंगी। इसी वजह से इसे पैरामीटराइज कहा जाता है। तो यहां पर कॉलिंग टाइम में क्या होगा, ये जो 2 है ये अपनी वैल्यू जाकर एक्सेस कराएगा ए नाम के वेरिएबल को, और सेकंड जो हमारा 3 वैल्यू हमने पास की है, ये 3 जो वैल्यू है ये अपनी वैल्यू एक्सेस कराएगा जाकर बी को। तो कॉलिंग टाइम में जब 2 अपनी वैल्यू ए को पास करेगा, 3 अपनी वैल्यू बी को पास करेगा, तो यहां पर ए और बी के पास वैल्यू रिसीव हो चुकी होगी। जब वैल्यू रिसीव हो जाएगी देन तब जाकर ये कैलकुलेशन सॉल्व होगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं जावा में वॉइड पैरामीटराइज्ड मेथड को। आगे देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिटर्न टाइप। देखिए रिटर्न टाइप प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है जावा में फंक्शन को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम के नाम से पहले यहां पर किसी भी एक डेटा टाइप को फॉलो करेंगे। याद रखिएगा जरूरी नहीं है मैंने यहां पर इंटीजर रखा है, बट ये डिपेंड करेगा फंक्शन के नेचर पर। अगर फंक्शन डेसिमल वैल्यू ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है या होल्ड कर रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर इसे फ्लोट या डबल से असाइन करेंगे। अगर ये कोई न्यूमेरिक ले रहा है तो आप इसे इंटीजर या लॉन्ग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग। तो यहाँ पर चूंकि रिटर्न टाइप मेथड था तो मैंने यहाँ पर इंट लगाया हुआ है, तो चूंकि मेरा आंसर जो है वो रिटर्निंग इंट में जा रही है। तो यहाँ पर हमने सेम वे में जैसा वॉइड डिफॉल्ट मेथड में किया था, ए में 2 बी में 3 असाइन किया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करके कैलकुलेशन को सॉल्व किया, और जो आंसरिंग आई वो चूंकि यहाँ पर सी ने अपनी रिटर्निंग वैल्यू पास किए जाकर फंक्शन को, तो यहां पर जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा है। शो ना होके वो क्या कर रहा है, अपना आंसर सम नाम के मेथड को दे रहा है। अब यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो जस्ट लाइक अ वेरिएबल डील कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे वेरिएबल वैल्यूज को होल्ड करते हैं इन द सेम वे रिटर्न टाइप फंक्शन जो है ये एक वैल्यू को भी होल्ड कर रहा है अपने साथ साथ। तो ये मेन में आकर क्या होगा, जब मेन में आकर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो यहां पर हम 2 इस तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने यहां पर किया हुआ है कि एसओपी में डायरेक्टली ओबी डॉट सम को जब कॉल किया, तो चूंकि जब ओबी डॉट सम की जब कॉलिंग होगी तो ये पॉइंटर पहुंचेगा फंक्शन के पास। यहां से फंक्शन की बॉडी चेक की जाएगी, फंक्शन की बॉडी देखेगी उसमें आंसर सी में जा रहा है, सी का जो आंसर है वो रिटर्न होकर पहुंचेगा सम के पास। जब यहां पर सम के पास आंसर आ जाएगा तो ये वापस मेन में आएगा, और वापस मेन में आएगा तो देखेगा यहाँ पर चूंकि रिजल्ट को एज अ फंक्शन को एज अ वेरिएबल प्रिंट कराया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी जो भी हमारा आंसर था लाइक 2 + 3 करेंगे तो आंसर पहुंचा 5, सी के पास पहुंचा 5,
5 पहुंचा सम के पास, सम ने यहाँ से अपने आंसर को रिटर्न किया, तो जब यहाँ पर हम शो करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमें 5 रिसीव होगी। तो चूंकि यहाँ पर एसओपी स्टेटमेंट लगा हुआ है तो ये अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। ये याद रखिएगा, रिटर्न टाइप मेथड जो है ये अपने आंसरिंग को हमेशा मेन में शो करते हैं, जबकि वॉइड मेथड अपने आंसर को अपनी बॉडी के इनसाइड ही डिस्प्ले कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया रिटर्न टाइप डिफॉल्ट, अब देख लेते हैं रिटर्न टाइप पैरामीटराइज मेथड क्या होता है। तो देखिए सेम नेचर है, यहां पर भी मैंने एक इंट नाम का सम फंक्शन बनाया जिसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए लाइक ए एंड बी, कैलकुलेशन करके आंसर को सी में रखा है, सी को लेकर मैंने यहाँ पर से रिटर्न कराया हुआ है फंक्शन के पास। और मेन में चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वही डिफरेंस है कि यहाँ पर जब ओबी डॉट सम नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है तो यहाँ पर 2 वैल्यूज पास की गई हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्नेचर। याद रखिएगा फंक्शन के सिग्नेचर का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर हमने फंक्शन में 2 पैरामीटर रखे थे बट अगर मैं यहाँ पर 4 और 5 असाइन नहीं करता हूं तो उस केस में यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच मानेगा। तो फिलहाल चूंकि यहाँ पर 4 और 5 असाइन किया गया है तो सेम वे में ये 4 अपनी वैल्यू जाकर असाइन करेगा ए को और ये जो 5 है ये अपनी वैल्यू जाकर असाइन करेगा बी को। तो इस तरह से ए और बी को वैल्यूज मिलेंगी 4 और 5। तो चूंकि यहाँ पर ए में 4 आ जाएगा और बी के पास 5 पहुंचेगा, कैलकुलेशन होगी, सी में आंसर यहाँ पर आएगा 9 जो होगा वो यहां से रिटर्न होकर सम के पास पहुंचेगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। जब यहां पर सम के पास 9 आएगा तो ये सम जो है वो अपना आंसर रिटर्न करके लाके वापस मेन को देगा और जब मेन में आकर देखेगा तो चूंकि इसे एसओपी से शो किया जा रहा है तो यहां पर फाइनली जो हमें अपना रिजल्ट है वो मिलेगा जाकर 9। तो इस तरह से जावा में रिटर्न टाइप पैरामीटराइज मेथड को यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ओवरलोडिंग का मीनिंग याद रखिएगा, ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है मोर देन वन मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट बाय आर्ग्यूमेंट। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक क्लास के अंदर पहला फंक्शन बनाया जिसका नाम वाइड एरिया रखा हुआ है, सेकंड फंक्शन बनाया अगेन मैंने उसका नाम यहां पर वाइड एरिया रखा हुआ है, अगेन मैंने एक मेथड बनाया वाइड एरिया। तो यहां पर चूंकि आप देखिए एक से ज्यादा फंक्शंस बन रहे हैं और उन सभी का नाम जो है वो सेम चल रहा है। ओवरलोडिंग यही कहता है। ओवरलोडिंग का मीनिंग है सेम नेम, मैं लिख देता हूं यहां पर लाइक सेम नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। याद रखिएगा सबसे मेन चीज है जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, कभी भी मैच नहीं होने चाहिए। सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट। तो आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डबल का पैरामीटर पास किया हुआ है, सेकंड में मैंने 2 इंट पास किए हुए हैं, थर्ड में मैंने 1 इंट पास किया हुआ है। ये वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन अपना सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले मेथड के पास एक डबल है जबकि दूसरे मेथड के पास 2 इंट है जबकि थर्ड मेथड के पास 1 इंट है। अगर बाई मिस्टेक यहाँ पर डबल को रिप्लेस करके इसकी जगह पर यहाँ पर इंट लिख देता हूं, मान लेते हैं सपोज, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर 1 इंट का सिग्नेचर ले रहा है एरिया नाम का फर्स्ट मेथड हमारा, और सेम थर्ड मेथड जो है वो भी 1 इंट नाम का सिग्नेचर ले रहा है, इसीलिए ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर मैच माने जाएंगे। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि फंक्शन के सिग्नेचर कभी भी आपस में मैच ना होने पाए। यानी अगर मैं एक बार एक इंट का पैरामीटर ले चुका हूं तो दोबारा किसी फंक्शन में मैं सिंगल इंट का पैरामीटर नहीं ले सकता हूं। अगर मुझे एक पैरामीटर की नीड है देन मैं यूज करूंगा फ्लोट, लॉन्ग, डबल यानी अदर डेटा टाइप्स। तो यहां पर चूंकि फंक्शंस की वर्किंग सेम है तो ओवरलोडिंग कह रहा था कि सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, तो मैंने यहां पर चूंकि नाम सभी के सेम रखे हैं, जैसा आपको दिख रहा है, देखिए पहला एरिया, ये हमारा सेकंड एरिया और ये हमारा थर्ड एरिया मेथड है। और चूंकि तीनों के सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं, अब इनकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में मैंने एरिया ऑफ सर्किल निकालने की कोशिश की है, तो यहां पर हमने एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिख दिया लाइक 3.14 इंटू आर, यहां पर इंटू आर और हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू आर, ये फॉर्मूला मिस्टेक हो गया है। और फिर जो हमारा रिजल्ट है वो ए में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर ए को शो कराया, तो जो भी आंसर कैलकुलेट होगा वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड मेथड है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पर चूंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहता है एल इंटू बी, तो मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर लिए थे एल और बी, और यहाँ पर एल इंटू बी करके इसे सॉल्व किया हुआ है।
थर्ड मेथड है मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फंक्शन है साइड इंटू साइड यानी एस इंटू एस। तो यहाँ पर हमने एस इंटू एस को कैलकुलेट किया है। अब चूंकि मैंने इस प्रॉब्लम में यहाँ पर मेन मेथड नहीं बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर आपको मेन मेथड डिफाइन करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे इस क्लास के लिए मेन मेथड डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर जनरली जैसे हम लिखते हैं PSVM लगाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे। तो याद रखिएगा एक क्लास के मल्टीपल फंक्शंस की कॉलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के पास रहती है। यानी यहाँ पर जरूरत नहीं है मुझे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लाइक KOB इक्वल्स टू न्यू K, और फिर यहां पर आकर हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। तो चूंकि पहला फंक्शन जो है वो डबल टाइप की वैल्यू ले रहा है तो यहां पर कॉलिंग टाइम में मुझे लिखना होगा OB.area, और यहां पर मैं जो वैल्यू पास करूंगा वो डबल की होगी। तो लिख दूंगा लाइक मैं 5.0। मैं पॉइंट इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये इसे इंटीजर से मैच ना कर पाए। सेकेंड टाइम में चूंकि मैंने यहां पर L और B दो पैरामीटर पास किए हैं तो अगेन मैं सेम स्टेटमेंट दूंगा OB.area। अब चूंकि यहां पर दो इंटीजर हैं तो मैं पास कर दूंगा लाइक 2,3। और थर्ड टाइम चूंकि यहां पर एक इंट का पैरामीटर है तो हम लिखेंगे लाइक OB.area, और यहां पर हम पास करेंगे एक इंटीजर का पैरामीटर लाइक 3। तो इस तरह से हमारा यहां पर मेन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब होगा क्या कॉलिंग टाइम में, जब यहां पर हमने फर्स्ट टाइम OB.area को कॉल किया तो ये चेक करेगा 5.0 का मतलब है कि इसे कोई डेसिमल पैरामीटर चाहिए। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिक इसे मैच करता हुआ पहुंचेगा डबल के पास। तो यहां पर हमारा पहला फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसका जो भी रिजल्ट आया चूंकि वह यहां ऑलरेडी डिस्प्ले हो ही रहा है। सेकेंड टाइम जब मैंने लिखा OB.area और 2,3 तो सेकेंड टाइम वो चेक करेगा कि यहां पर दो नॉन डेसिमल पैरामीटर कहां पर है। तो वो नॉन डेसिमल को मैच करता हुआ पहुंचेगा हमारे सेकेंड मेथड के पास। तो यहां पर चेक करेगा, कैलकुलेशन सॉल्व होगी, आंसर शो हो जाएगा हमारा। थर्ड टाइम वो चेक करेगा कि यहां पर एक सिंगल नॉन डेसिमल पैरामीटर है तो वो चेक करेगा एक इंटीजर कहां पर है तो इसे मैच करेगा और यहां पर आकर एरिया को कैलकुलेट करके और जो भी रिजल्ट आएगा उसे शो कर देगा। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग अप्लाई होती है। ओवरलोडिंग में याद रखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन नेम शुड बी सेम बट डिफरेंट बाय आर्ग्यूमेंट। कभी भी फंक्शन के नाम डिफरेंट मत कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं ना फंक्शन विद बफर पर। तो भैया फंक्शन विद बफर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि मैं फंक्शन में पैरामीटर में अभी तक जैसे अपने पास से न्यूमेरिक पास कर रहा था बट मैं चाहता हूं यूजर डिफाइन वैल्यूज को वहां पर कैलकुलेट करना। तो क्या होगा, तो चूंकि देखिए किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से बिगिन होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो मेन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए मेन में क्या किया गया है। मेन मेथड में हमने आकर क्या किया है, सबसे पहले बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि मैं यहां पर फंक्शन विद बफर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बफर के केस में आपको मालूम है कि सबसे पहला हमारा काम होता है आईओ पैकेज को कॉल करना। तो बफर के प्रोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप ऊपर आईओ पैकेज को कॉल करेंगे। आईओ पैकेज लगाने के बाद आप मेन में आकर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आपने ऑलरेडी सीखा होगा इसे। अब चूंकि यहां पर हमारा बफर का ऑब्जेक्ट बन चुका है और फंक्शन की जब हम कॉलिंग करेंगे तो उससे पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो उसके जस्ट बाद मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। याद रखिएगा बफर का ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाएंगे और यहां पर जो क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाएंगे, यानी हम यहां पर एक मेन मेथड में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक बफर क्लास के लिए और एक क्लास के लिए। कभी भी ऑब्जेक्ट्स के नाम आपस में मैच नहीं होने चाहिए क्योंकि वैसे भी जावा में कभी भी फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास कभी भी आपस में मैच नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में मिसमैच रहते हैं। तो चूंकि मैंने यहां पर बफर रीडर ऑब्जेक्ट का नाम BR रखा हुआ है और जबकि मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम OB, दोनों को डिफरेंट पास किया हुआ है। तो चूंकि हमारे यहाँ पर फंक्शन के सिग्नेचर देखते हैं तो जब हम फंक्शन विद बफर बनाएंगे तो हमें ये देखना होता है कि फंक्शन में कितने पैरामीटर है हमारे पास। तो यहाँ पर इस फंक्शन में मेरे पास एक पैरामीटर केवल इंट ए। तो मैं क्या करूंगा, मेन मेथड में आकर एक मैसेज पास करूंगा और मैसेज पास करके अकॉर्डिंग टू पैरामीटर वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो चूंकि यहाँ पर ए नाम का पैरामीटर है मेरे पास तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम बदलते हुए मैंने एम नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कराई है। अब जब वैल्यू मेरे पास एम के पास आएगी तो मैंने यहां पर आकर क्या किया, एसओपी में आकर सम के मैसेज के साथ OB.SQM लिखा हुआ है, यानी मैंने फंक्शन की यहां पर कॉलिंग की। जब यहां पर हमारे फंक्शन की कॉलिंग होगी तो फंक्शन कॉलिंग टाइम में हमारे पॉइंटर पहुंचेगा फंक्शन के पास। अब चूंकि मैंने यहां पर एम को यूजर डिफाइंड वैल्यू को इंसर्ट किया है, मुझे नहीं पता यूजर रन टाइम में वैल्यू क्या पास करेगा, फिलहाल वो जो भी वैल्यू पास करेगा वो इस एम के पास होल्ड होगी और वो एम जो है अपनी वैल्यू कॉलिंग टाइम में जाकर किसे रिसीव कराएगा, इस ए को रिसीव कराएगा।
तो यानी यूजर डिफाइंड वैल्यू जो है वो फंक्शन के पास पहुंच चुकी है। इन द सेम वे फिर यहाँ पर a इंटू ए करके कैलकुलेशन सॉल्व होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं, और फिर जो हमारा आंसर है वो b के पास आएगा। b जो है यहां से वो अपना आंसर रिटर्न करके किसे देगा, फंक्शन को देगा, यानी एसक्यू के पास रिजल्ट आएगा। अब चूंकि रिटर्न टाइप मेथड जो है ये अपनी जो वैल्यू होल्डिंग लाता है उसे वापस मेन में रिसीव करवाता है, तो ये एसक्यू नाम का जो फंक्शन है ये अपनी वैल्यू को वापस लाएगा मेन में, और मेन में लाकर जब वो यहाँ पर चेक करेगा तो चूंकि एसओपी लगा है तो हमें हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा जो भी हमने कैलकुलेशन को होल्ड किया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर को कैलकुलेट किया, बट मैंने यहाँ पर मैसेज सम दिया, ये मैंने जानबूझ के दिया हुआ है, क्योंकि याद रखिएगा मैसेज का हमारी कैलकुलेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर सम लिखूं, मैं यहाँ पर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी एक मैसेज असाइन कर सकता हूं जो भी मैं चाहता हूं। तो इस तरह से हम फंक्शन विद बफर एक्सेस करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फंक्शन विद स्कैनर। देखिए फंक्शन विद स्कैनर बिल्कुल सेम वे में डील हो रहा है जिस तरह से बफर होता है, सेम वे में स्कैनर क्लास होती है। तो स्कैनर क्लास के लिए आपको मालूम है कि हम सबसे पहले यूटिल पैकेज को कॉल करते हैं, यूटिल पैकेज को कॉल करने के बाद हम मेन से बिगिन करते हैं। सेम वे में जैसे मैंने लास्ट टाइम बफर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, यहां पर मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा लाइक एससी। इन द सेम वे फिर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने ओबी रखा हुआ है। फिर हमने चूंकि यहाँ पर पैरामीटर को मैच किया तो हमारे पास एक इंटीजर का वैल्यू दिख रहा था हमें, तो मैंने सेम वे में यहाँ पर एक एम नाम का वेरिएबल लेकर इनपुट कराया। आई होप आपको ऑलरेडी स्कैनर क्लास यूज करना आती होगी, वरना मैं अपनी दूसरी वीडियो में बफर और स्कैनर को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर चूंकि एक वैल्यू रन टाइम में आएगी, एम के पास स्टोर होगी, और यहाँ पर चूंकि मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जब फंक्शन की कॉलिंग होगी तो ये फंक्शन कॉलिंग टाइम में अपना पॉइंटर लेकर जाएगा मेथड के पास। अब चूंकि यहां से यूजर डिफाइंड वैल्यू जो वो एम में आई है, और एम अपनी वैल्यू किसे प्रोवाइड करा रहा है, ए को प्रोवाइड करा रहा है, तो चूंकि यहां से ए की कैलकुलेशन सॉल्व होगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो बी के पास आएगा। फिर चूंकि यहां से जो बी है वो अपना आंसर रिटर्न करके फंक्शन को दे रहा है, तो फंक्शन क्या करेगा, इस आंसर को मेन के पास फॉरवर्ड करेगा, और जब मेन के पास फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ वो चेक करेगा कि मैसेज के साथ फंक्शन प्रिंट हो रहा है जस्ट लाइक अ वेरिएबल, तो यहाँ पर हम आंसर को शो कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शन विद स्कैनर का यूज करते हैं। आई होप आपकी समझ में सारे टॉपिक अच्छे से आ गए होंगे, और अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ध्यान से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।